1.5 GB प्राप्त करने वाला गांधी नेहरू की समीक्षा नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री आवास में मकान लेने वाला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि खान सर साफ साफ कह रहे हों कि जितना भी दलित वर्ग है, जितना भी गरीब वर्ग है, उसको अपने दाने पानी से मतलब होना चाहिए, मेहनत मजदूरी से मतलब होना चाहिए, उसको राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं लेनी चाहिए। हमारा संविधान 1950 में बना और हर प्रधानमंत्री उस संविधान की ही शपथ लेता है। 1946 में हमारे पास कोई संविधान नहीं था, तो नेहरू किस चीज की शपथ ले रहा था? अगर अग्निवीर से आने वाले जिनकी ट्रेनिंग ही कुछ महीने होती है, वो वापस आकर के उपद्रव फैला सकते हैं, वो वापस आकर के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, तो फिर 10-10, 15-15, 20-20 साल सर्विस दे करके हर राह घांटे जिनको मालूम है, जिनको हथियार खोलना बांधना से लेकर के बॉर्डर के आर पार किस किस चीज़ की तस्करी किस किस प्रकार से हो सकती है, हमारी सेना की क्या क्या खुफिया जानकारी है, क्या वो रिटायरमेंट के बाद में इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकता? काफ़ी सारे जो खालिस्तानी सिख हैं वो आजकल ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं कि हमारे झंडे का जो निशान है वो और ईरान के झंडे का जो निशान है वो बहुत कुछ मैच करता है, इसलिए हम ईरान को सपोर्ट करते हैं। एएनआई वालों ने खान सर को अपने यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया और इसके पीछे जो मजबूरी रही होगी वो सब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने एकजुट होकर के एएनआई के खिलाफ इस समय पर बिगुल फूंका हुआ है और इन सारे यूट्यूबर्स में से एक अकेला ऐसा खान था जिसने इस पर कुछ नहीं बोला था। और क्योंकि एक बड़ा यूट्यूबर है तो उसको अपने यहाँ पर बुला लो, तो उससे क्या होगा कि हमारी छवि, हमारा सपोर्ट हो जाएगा कि भैया हम सब के लिए बराबर नहीं है। वैसे एएनआई के बहुत सारे क्लिप्स हम भी यूज़ करते हैं और हमसे अब तक इस तरह की कोई डिमांड नहीं की गई है और आज की वीडियो में भी हम एएनआई के वीडियोज़ भर भर करके इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो है ही एएनआई के पॉडकास्ट की समीक्षा। तो इसमें हुआ क्या था कि खान से कुछ सवाल पूछे गए थे गांधी नेहरू के बारे में। खान ने जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहुत सारे कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि खान ने आज ऐसा जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि जिससे पूरी दुनिया में ये बात सिद्ध हो जाएगी कि गांधी नेहरू की छवि क्या थी। अब ये खान यहीं पर नहीं रुकता है, ये अग्निवीर के विषय में बात करता है, अग्निवीर की तुलना खालिस्तानी आतंकवादियों से भी करता है। थोड़ी देर के बाद में ही ये खुद गांधी का मजाक भी बनाता है। खालिस्तानियों की इस समय पर क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके के लोग उसमें शामिल थे और गांधी नेहरू पर इसके द्वारा बोले गए एक एक वचन की हम इस वीडियो में समीक्षा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एएनआई के इस इंटरव्यू में समिता प्रकाश खान से पूछती है कि आजकल जो बच्चे गांधी के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? जब हम बच्चे थे ना तो गांधी जी के बारे में या फिर नेहरू जी के बारे में कोई दूसरे विचार नहीं हो सकता, एक ही था कि देवर आर हीरोज। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं कि, और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इनके भी नेगेटिव व्यूज थे जो इन्होंने किया या नेहरू जी ने किया, चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू का वो गलत था। तो अब जो है डिबेट वगैरह होता है तो बच्चे आजकल की जनरेशन जो 4 बजे अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देते हैं ये जनरेशन की बात करते हैं। जो हफ्ते में कोई काम नहीं करते फिर भी संडे को देखते रहते हैं। हाँ, संडे को भी आराम करते हैं, मतलब हफ्ते में कोई काम नहीं करना है, संडे को भी आराम करना है। ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है जिसका ढक्कन टूट जाता है, ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था, जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया, मोबाइल आ गया 2 लाइन लिख दो, किसी को खराबी है। खान बोलता है कि आजकल तो नेट सस्ता है, 1.5 GB मिल जाता है, शाम के 4 बजे तक ये खत्म हो जाता है। ऐसे लोग जो राशन की लाइन में खड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना मकान बनवा रहे हैं, वो लोग भी गांधी की समीक्षा कर रहे हैं। अब खान से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वो लोग समीक्षा करें जिनके पास में इंटरनेट नहीं है, या फिर वो जो आलिशान भवनों और महलों में रहते हैं, या जो आलिशान भवनों और महलों में रह रहे हैं, अगर वो समीक्षा करेंगे तो क्या आप उन बातों को मान जाएंगे? गांधी नेहरू की समीक्षा बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने भी की है, बहुत बड़े बड़े लेखकों और विचारकों ने भी की है, और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लेखकों ने गांधी नेहरू की काफ़ी सारी समीक्षाएं की हैं। यहाँ तक कि जिस समय पर भारत का बंटवारा हो रहा था उस समय तो अंबेडकर और एनी बेसेंट ने
खुद ही गांधी की खूब फजीहत की थी। इवन गांधी के मरने के बाद में सरोजिनी नायडू का बयान आता है कि ये बंदा तो कब से मर जाता, इसको गोली मारने की आवश्यकता क्या थी। तो हमें समझ नहीं आया कि खान को बुलाने, इस प्रकार के क्वेश्चन करने और खान द्वारा इस प्रकार का झूठ थूकने और उस थूक का फेशियल करके कांग्रेसियों द्वारा पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर ये मुजरा करने का मतलब क्या बनता है। गांधी वो व्यक्ति था जिसने मंदिरों को खाली करवाकर वहां मुसलमानों से नमाज पढ़वाई थी और मस्जिदों में घुसे हुए हिंदुओं को बाहर निकलवा दिया था जब उनके सिर पर कोई आसरा तक नहीं था। ये वही गांधी है जिसकी गलतियों के कारण से भारत के हिंदू मारे गए और आज भी हिंदू उसी दंश को फिर से झेल रहे हैं। अगर कांग्रेसी खान की सारी बातों को सच मानते हैं तो उसने जो पहले कहा था कि अब्दुल प्लेन उड़ाता है, उस बात को क्यों सच्चा नहीं मानते। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। खान ने तो मुसलमानों, इस्लाम और इस्लामिक देशों के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो वो क्यों नहीं माना जाता। यही इन लोगों का दोगलापन स्पष्ट हो जाता है। सरकार को बताना मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बताया जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो, और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि जाति का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। 57 मुस्लिम देश फलस्तीन का साथ देते हैं केवल और केवल इसलिए कि फलस्तीन मुसलमान है और कहते हैं कि मानवता के लिए साथ दे रहे हैं। मानवता तो यूक्रेन में भी है भाई, मानवता तो वहां भी थी जो कश्मीर के पहलगाम में मार दिया गया, मानवता तो वहां भी है जहां जापान पे परमाणु बम मारा गया। आपको मानवता साफ बोलना भाई कि मुस्लिम हो, मुस्लिम के लिए सपोर्ट करो, इसमें क्या खराबी है? तुम कर रहे हो तो करो। खान से एक और सवाल पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इस बारे में आपके क्या विचार हैं। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में, तो फिर कैसे बना सकते हैं? जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले ही मर जाते हैं। तो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जो एंट्रिंग गवर्नमेंट थी 3 साल की ना, उसमें क्या कर लेते? लॉर्ड माउंटबेटन बैठा हुआ था, आपका सेनापति नहीं था, आप प्रधानमंत्री बन के ही क्या कर लेते? जब सेनापति आपके जनरल बूचर था सेनापति, 1948 की लड़ाई में क्या हुआ? जनरल बूचर ने सेना ही नहीं भेजा, तो क्या कर लेते? तो बस ये है कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके अंत में हम किसी को गाली दे देंगे। अब देखिए, खान यहां पर भी गोल गच्चा मार जाता है। वो कहता है कि पहला चुनाव ही 1951 में हुआ था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 50 में ही मर गए थे। तो ऐसे में जब वो चुनाव ही नहीं लड़े तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए। अब खान यहां पर पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को गुमराह कर देता है, जबकि एक टीचर को स्पष्ट जवाब देना चाहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें स्टूडेंट्स के। ये खान है, दुनिया इसको खान सर के नाम से पुकारती है। सर का मतलब यहां पर लिया जाता है पढ़ाने वाला, होता नहीं है सर का मतलब पढ़ाने वाला, लेकिन यहां पर उसको सर बोला इसलिए जाता है क्योंकि आजकल ऐसा प्रचलित है कि पढ़ाने वाले को सर बोला जाता है। तो इस व्यक्ति ने ये झूठ क्यों बोला? इसने ये सच छिपा लिया कि नेहरू 1946 से ही प्रधानमंत्री थे। हमारा संविधान 1950 में बना और हर प्रधानमंत्री उस संविधान की ही शपथ लेता है। 1946 में हमारे पास कोई संविधान नहीं था, तो नेहरू किस चीज की शपथ ले रहा था? वो रानी विक्टोरिया की शपथ ले रहा था, वो अंग्रेजी शासन की शपथ ले रहा था, वो उनकी गुलामी कर रहा था। अब आप मुझे बताइए कि 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो उस समय पर जब नेहरू बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन सकता है तो पटेल क्यों नहीं बन सकते थे? खान यहाँ पर भी सारे स्टूडेंट्स की आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। ये बहुत बड़ी गलती है कि एएनआई ने इसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए, कुछ इस प्रकार का काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, न जाने किस मजबूरी में पॉडकास्ट चलता रहा। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप वृहद रूप से रिसर्च करके, एआई से पूछ करके, ग्रोक से पूछ करके भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के झूठों से पर्दा उठना चाहिए। अब बात करते हैं अग्निवीर के सवाल के बारे में। ये व्यक्ति बोलता है कि अग्निवीर जैसे लोग जो 4 साल वहां जॉब करके वापस से आएंगे तो वो तो हथियार वथियार सीख करके आए हुए होंगे, फिर वो समाज के बीच में रहेंगे, समाज के बीच में फिर वो उपद्रव फैला सकते हैं, चोरी जारी भी कर सकते हैं। मैम, एक वेल आर्म सोल्जर को आप सिविलियन के बीच में कैसे एकोमोडेट कर पाइएगा? जब वो नॉर्मल छुट्टी पे आएगा, समाज में देखेगा तो वो अलग लेवल का रहेगा। वो तो इसका पॉजिटिव चीजें कुछ है, लेकिन जब ये निगेटिव हाथ से कंट्रोल से बाहर जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? उनका कमांडर आर्मी के थे,
संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये चीजें को इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इसी में आगे कह देता है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ में जो शामिल लोग थे वो भी तो पूर्व के फौजी ही थे, और वो क्योंकि वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर के आए हुए थे इसलिए उन्होंने आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब खान यहां पर यह नहीं बता रहा कि वो सारे के सारे क्या अग्निवीर से ही रिटायरमेंट लेकर के आए थे, क्योंकि यहां पर बात अग्निवीर की चल रही है कि अग्निवीर से आने वाले लोग तो टेररिस्ट भी बन सकते हैं, जैसे कि खालिस्तानी आतंकवादी भी वहीं से ट्रेनिंग लेकर के आए हुए हों। अरे भाई वो तो फौज से आए हुए थे ना। तो यहां पर दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर अग्निवीर से आने वाले जिनकी ट्रेनिंग ही कुछ महीने होती है वो वापस आकर के उपद्रव फैला सकते हैं, वो वापस आकर के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, तो फिर 10-10, 15-15, 20-20 साल सर्विस दे करके हर राह घांटे जिनको मालूम है, जिनको हथियार खोलना बांधना से लेकर के बॉर्डर के आर पार किस किस चीज की तस्करी किस किस प्रकार से हो सकती है, हमारी सेना की क्या क्या खुफिया जानकारी है, क्या वो रिटायरमेंट के बाद में इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकता? और जबकि इसका सटीक उदाहरण वास्तव में खालिस्तानी आतंकवादी हैं कि वो खालिस्तानी आतंकवादी पूर्व में अग्निवीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की फौज में फौजी हुआ करते थे। वैसे खान ने आपको एक उदाहरण नहीं बताया, मैं बता देता हूं। वो उदाहरण है 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होकर के वापस आए मुस्लिम सैनिक, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं का हजारों की तादाद में कत्ल किया था। वो वहां पर ट्रेनिंग लेकर के आए, यहां पर आकर सुहरावर्दी और मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर के 1947 15 अगस्त तक लगातार 1 साल तक हिंदुओं का करते रहे थे। खान ने यह बात आपसे छिपा ली कि किस प्रकार से आर्मी की ट्रेनिंग लेकर मुसलमान लोगों ने हिंदुओं का हजारों लाखों की तादाद में कत्ल किया था। ये वो नहीं बताएगा क्योंकि उसकी उम्मा उसकी कौम बीच में आ जाती है। ये सीधे सीधे सेना फौज आर्मी को बदनाम करने का डायरेक्ट तरीका है, और ये वो व्यक्ति है जो ऐसे लड़कों की तैयारियां भी करवा रहा है। ये अग्निवीर की परीक्षा में बैठने वाले लोगों की भी तैयारी करवाता है। अब आप इस व्यक्ति का दोगलापन देख लीजिए। लेकिन खालिस्तानियों के विषय में मैं एक चीज बता दूं आपको, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। काफी सारे जो खालिस्तानी सिख हैं वो आजकल ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं कि हमारे झंडे का जो निशान है वो और ईरान के झंडे का जो निशान है वो बहुत कुछ मैच करता है, इसलिए हम ईरान को सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी कनाडा G7 समिट के लिए गए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां पर नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, उसके फोटो पर लात मार रहे हैं। काफी जगह पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी रैलियां निकल रही हैं जहां पर उनको उसी प्रकार से गोलियों से भूनने का शो दिखाया जा रहा है जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को मारा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि खालिस्तानियों की ट्रेनिंग केवल आर्मी से वापस आकर के ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों की भी की जाती है। हो सकता है कि भिंडरवाले के गिरोह में कुछ लोग आर्मी से वापस आकर के ट्रेनर बने होंगे, लेकिन सारे के सारे तो फौज से वापस नहीं आए थे। ये जो बच्चे आज आतंकवादियों जैसी हरकतें कर रहे हैं ये तो फौज से वापस नहीं आए हैं। तो ऐसे में मुसलमानों की तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाने का कार्य कौन कर रहा है? क्या इसका जवाब खान देगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कथावाचक ये बात कहते हों कि हमारी कथाओं में आने से पहले चप्पल और बुद्धि बाहर उतार करके आना। कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं, कुछ प्रोपेगेंडिस्ट यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं कि वो पहले ही कह देते हैं कि हमारी कक्षा में आने से पहले या हमारी बात सुनने से पहले अपनी चप्पल और बुद्धि बाहर उतार करके आना। आप यहाँ पर आकर तर्क प्रमाण आदि की बात नहीं कर सकते, यहाँ आप आकर क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर सकते, काउंटर क्वेश्चंस नहीं कर सकते। जो हमने कह दिया बस वही सही है। ऐसे में बहुत बड़ा युवा वर्ग भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है और उनको लगता है कि हाँ यही व्यक्ति सही कह रहा है। पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे क्योंकि वो तो चुनाव से पहले ही मर गए थे। 1.5 GB प्राप्त करने वाला गांधी नेहरू की समीक्षा नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री आवास में मकान लेने वाला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि खान सर साफ साफ कह रहे हों कि जितना भी दलित वर्ग है, जितना भी गरीब वर्ग है, उसको अपने दाने पानी से मतलब होना चाहिए, मेहनत मजदूरी से मतलब होना चाहिए, उसको राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं लेनी चाहिए? क्या खान सर इस प्रकार से गरीब के जागते हुए विवेक के विरोधी नहीं है? क्या इस प्रकार से खान सर अत्यंत पिछड़े वर्ग का उपहास नहीं कर रहे? क्या इस प्रकार से खान सर उभरती हुई उन प्रतिभाओं का उपहास नहीं कर रहे जो बेचारे आज मजदूरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देशी विदेशी राइटर्स को पढ़ रहे हैं, देश का असली इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं?
इस पर भी आपको विचार अवश्य ही करना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये विवेक और तर्क का विषय है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। और मैंने पहले ही कह दिया कि इन विषयों में आप लोग अपनी खोज भी जारी रखें कि कौन महान था, कितना महान था, कौन प्रधानमंत्री बन सकता था और कौन क्यों नहीं बन पाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।